मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। वेलकम बैक। दूसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने हिप्नोसिस क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की जो साइंस, बिलीफ सिस्टम, काफी जो सब्जेक्ट हैं वो समझे। मन कैसे काम करता है, मन कैसे बीमारियां पैदा करता है, मन बीमारियां ठीक भी कर देता है, वो भी समझा। और बहुत सारे आपके सवाल थे, मिथ्स थे, उनके ऊपर बात हुई। और शाम को भी चर्चा हुई हमारी कुलदीप जी, पूनम जी और सत्या जी और दिलबाग जी से। काफी वो थोड़ी सी अलग लेवल की थी, क्योंकि वो ऑफ रिकॉर्डिंग होती है तो कुछ सच्चाइयां बाहर निकल जाती हैं। तो वो ऐसा था ना, जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ, सबका अनुभव अपना अपना होता है। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि सच झूठ का फैसला किसी एक इंसान के कहने से नहीं होता। सबका अपना अपना बिलीफ होता है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मेरा सोचने का तरीका मेरा है, बाकियों का अलग हो सकता है। तो आप अपने तरीके पर ही विश्वास रखेंगे, जो तरीका आपको शांति दे, खुशी दे। तो आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एक सब्जेक्ट जो बहुत जरूरी है वो पहले ले लेते हैं, क्योंकि अभी एनर्जी बनी हुई है, सुनना आसान है। और फिर हम प्रैक्टिकल पर सीधे उतरेंगे। आपसे एक एक प्रैक्टिकल करवाएंगे। पहले मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा कि ऐसे किसी का बिलीफ चेंज करना है, ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है। इतना समझ गए वो इंडक्शन मेथड। अब डीप में कैसे लेके जाना है वो समझना बाकी है। और डीप में ले जाने के बाद कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे किसी के मन से कोई बैड ट्रोमा है वो हटाना है, कैसे नया डालना है, वो कैसे करना है, वो अभी सीखना बाकी है। एक बार मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे वो सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जरूरी नहीं कि आप सही कर रहे हो, गलत देखा जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप सही जा रहे हो या नहीं। बस फिर मैं बताता जाऊंगा भी यहाँ आप ऐसे करो, यहाँ पर आपने सुधार की गुंजाइश है, कुछ चीजें आप बढ़िया करोगे। तो वो अभी सब्जेक्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ हिप्नोसिस। कि हिप्नोसिस का यूज कहां कहां है, हिप्नोसिज्म का प्रयोग कहां कहां होता है। हिप्नोसिस का प्रयोग हर जगह पर है। एवरीथिंग इज हिप्नोसिस। प्रकृति में हिप्नोसिस ही है, क्योंकि प्रकृति के नियम अपने आप में हिप्नोटिक सिद्धांत लिए हुए हैं। सारे ग्रह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फूल दूसरे फूल के परागकणों को अट्रैक्ट करने के लिए खिलता है। सारी चीजें ही तो हिप्नोटिक होती है ना। तो हिप्नोसिस हमारा स्वाभाविक गुण है। लेकिन फिर भी इसका यूज जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि क्लिनिकल हिप्नोसिस की ये ट्रेनिंग है। तो उसमें जो दो तरह की कैटेगरी बना दी गई। पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनमें तो आपका फील्ड मनोविज्ञान का नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी जो साइकोलॉजी की भाषा में बात करते हैं। तो दो ग्रुप माने गए हैं मनोविज्ञान के अंदर बीमारियों के। एक को कहते हैं साइकोसिस और दूसरे को कहते हैं न्यूरोसिस। ये तो समझ आ रहा है ना, साइकोसिस न्यूरोसिस। तो साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, ये शब्द आपके लिए नए है या पता है कुछ थोड़ा बहुत? ना, इसका उससे नहीं। आई थिंक मन से रिलेटेड, न्यूरो दिमाग से कुछ। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आप साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, इसलिए। तो साइकोसिस वो ग्रुप होता है जिसमें इंसान की इनसाइट है वो पुअर होती है। इनसाइट पुअर होती है कि जिसमें जो बीमार है, लेकिन वो बीमार खुद को मानने को तैयार नहीं है। उसको लगेगा मैं बीमार नहीं हूं, बाकी सारे बीमार हैं। प्रॉब्लम उसको है, उसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे प्रॉब्लम है। वो कहेगा बाकी लोग ही बीमार हैं, इलाज करवाना है तो मेरे घर वालों का करवाओ, मेरी पत्नी का करवाओ, इसका करवाओ, बाकी मैं तो ठीक हूं। तो ये साइकोसिस ग्रुप में आता है जिसकी इनसाइट पुअर अर्थात चेतना ही नहीं है, उसको ये समझ ही नहीं है कि मैं बीमार हूं। और न्यूरोसिस ग्रुप में वो बीमारियां आती हैं
या वो लोग होते हैं जिनको पता है कि मुझे एक बीमारी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे पक्का पता है, लेकिन मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मुझे हेल्प की जरूरत है, वो खुद अप्रोच करेंगे, वो न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं, होते हैं ना, तो वो खुद इलाज लेने आएंगे। और ये तो हो गया साइको, न्यूरोसिस वाले खुद आएंगे, उनको पता होता है कि वो बीमार हैं। साइकोसिस वाले मानने को तैयार नहीं है, ये बीमार होते हैं लेकिन उनके अंदर वो नहीं होती। और न्यूरोसिस में क्या होता है कि जो बीमारियां हैं, वो आगे बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन बीमारियों में जो जिम्मेदार है, हमारी सोच जिम्मेदार है, हमारी समाज की नीतियां जिम्मेवार हैं, हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ जिम्मेदार होते हैं। ये बीमारियां हमारी सोच से पैदा होती हैं, और ये जो बीमारियां ये केमिकल डिस्टर्ब से पैदा होती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल हैं, जिसमें डोपामिन, जो डोपामिन है, वो सेरोटोनिन है, और भी है, बहुत से केमिकल होते हैं। तो उनके बैलेंस बिगड़ने से पैदा होती हैं बीमारियां, ये साइकोसिस, हाँ, केमिकल लोचे वाली बीमारियां साइकोसिस में आती हैं, ठीक है। और इन लोगों को दवाइयों की जरूरत होती है, लेकिन इन लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं होती, और उल्टा रहता है कि इनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, ये सबसे ज्यादा दवाइयां खाते हैं, और इनको दवाइयों की जरूरत है, ये दवाइयां लेते ही नहीं है, ये लेंगे ही नहीं दवाई, ये कहेंगे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, धक्के से देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए जो हिप्नोसिस का यूजेस है वो इसी पर आएगा, इस पर हिप्नोसिस का यूज आएगा, इस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तैयार ही नहीं होंगे। इसमें रोग कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिएगा। एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर कौन सा होता है, जिसमें कुछ महीने तो वो मेनिया में चला जाता है, जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, फिजूल खर्ची करेगा, सोने की उसको जरूरत ही नहीं, मोटर बन जाएगा, रात को भी काम पे लगा रहेगा, दिन को भी काम पर इतना काम करेगा, लगेगा कि यार इसको अंदर तो ऊर्जा ही कहां से आ रही है, फिजूल खर्ची कुछ भी कर सकता है। वो मेनिया फेज है, 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद दूसरा फेज आएगा डिप्रेशन वाला, कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, 3 महीने बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलेगा, फिर अप एंड डाउन मूड होते रहेंगे, उसे बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। और एक होता है सीजनल मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, कि जैसे गर्मी आ गई तो वो बीमार हो जाएगा, सर्दी आ गई ठीक हो गया। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सर्दी आने पर ठीक हो जाते हैं, गर्मी आते ही बीमार हो जाते हैं। जैसे गर्मी की शुरुआत हुई उनके अंदर वो केमिकल गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे वो लड़का आता है तो वो क्या है कि गर्मी जैसी शुरुआत होगी एकदम से मेनिया में चला जाएगा। अब जैसे ही नवंबर में सर्दी आएंगी वो डिप्रेशन की फेज में आएगा, ठीक है। इनमें दवाइयां चलती रहती है, चलनी पड़ती हैं। और दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत प्रकार का होता है, ग्रैंडियोस्टिक है, जिसमें महानता की मैं तो कोई महान ही बंदा हूँ, स्पेशल अवतार बंदा आया हूँ, लोग मेरी महानता को स्वीकार करें। या कोई कहता है कि मुझे तो परमात्मा दिखाई देते हैं। मैं बहुत से रोगियों से मिला तो एक बंदा मेरे पास आता, डॉक्टर था, ये किसी को भी हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन इसकी एक उम्र है कि ये 35 साल से पहले होगा, बाद में नहीं होता है। तो हम सेफ हैं। हाँ, आप सेफ हैं, होना होता तो हो जाता अब नहीं हो सकता, बच गए। हाँ, बस 25 साल तक, जो कोई रेयर में 35 तक, वैसे 18 से 25 के बीच में इसका वो केमिकल इम्बैलेंस हो ही जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए किसी को तो उसको क्या है कि उसको कहेगा कि मेरे को तो कोई बाहर से तांत्रिक या कोई कंट्रोल कर रहा है, वो मैसेज भेज रहा है, वो मेरे को बातें कर रहा है, वहां 500 किलोमीटर बातें कर रहा है, वो मेरे को सुनाई दे रही है, वो ऐसे बातें कर रहा है। तो एक बंदा आया, यहाँ फोटो लगी हुई थी पहले कृष्ण की, तो उसके नीचे लेट जाता, तो कृष्ण भगवान मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे करता, 2 मिनट में फिर नॉर्मल हो जाता, बात करता, फिर एकदम से हंसने लग जाता, फिर एकदम से रोने लग जाता। तो जो सड़कों पर देखते हैं ना हम, जो हंसते रहते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, सर्दी गर्मी का कोई पता नहीं, तो कभी किधर भाग जाते हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। उनमें क्या है कि जो सबकॉन्शियस चेतन मन है, जो चेतन मन हमने बात की, वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन, मतलब वो उसका वो हिस्सा ही समाप्त हो जाता है, बचता सिर्फ अचेतन है उनका, 100% अचेतन हो जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि कपड़े उतार देने, इंपल्स आई, तो अब चेतन मन तो है नहीं कि कपड़े रोक दो, वो तो उतार के नाचेंगे, फिर अब कुछ करना है तो करेंगे, क्योंकि चेतन मन रोकने वाला नहीं रहा ना सिस्टम, उनका फिल्टर ही हट गया। तो ऐसे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, उनके ऊपर ये
काम नहीं करेगा, उनके ऊपर हिप्नोसिस काम नहीं करेगा। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, दवाई लें। तो ये हो गया। ऐसे और भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है जिसमें भ्रम होता रहता है, इंसान को भ्रम होता रहता है जो रियलिटी में नहीं है लेकिन उसको लगता रहता है, डेल्यूजन आते रहते हैं। या इसके बाद जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, 10 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जिसको 3 क्लस्टर में बांटा गया, ए बी सी। जो पहला क्लस्टर है ए, उसमें 3 डिसऑर्डर आते हैं जिसमें है स्किज़ोटाइपल, स्किज़ोइड और पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो स्किज़ोटाइपल वो शक्की होते हैं, वो शक करते रहते हैं कि वो कोल डिटेल निकालते रहेंगे, शक करते रहेंगे, शक्की होते हैं, वो सबूत ढूंढते रहते हैं, मानेंगे नहीं, कन्विंस नहीं होंगे, वो कहेंगे गड़बड़ तो पक्का है लेकिन मेरे पास अभी सबूत नहीं है। तो सारी उम्र उसमें शक में ही जीते हैं। या जो कुछ होते हैं जो वर्कहोलिक होते हैं, वो किसी की मानते नहीं, पैरानोइड में कि उनको लगता है कि ये दुनिया बदलनी चाहिए, यहाँ पर नए नए आइडियाज, कि मेरे आइडिया कोई सुन रहा है, मेरे आइडियाज कोई चुरा ना ले। वो किताबों को भी लोग लगा के रखते हैं, बोलते नहीं है कि सुन लेगा। स्किज़ोफ्रेनिया से मिलता जुलता सा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले कहते हैं ना कि मेरा आइडिया उसने चुरा लिया, कैमरे लगे हुए हैं इस घर में ना, वो कैमरे लगे हुए हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मेरा आइडिया ना चुरा ले। या खाने में किसी ने जहर मिला दिया है तो वो सारा खाना ही फेंकते रहेंगे, नया बनाते रहेंगे कि खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिलाया हुआ है। तो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं। तो ये डिसऑर्डर क्लस्टर ए में 3 तरह के आते हैं, और क्लस्टर बी में आते हैं 4, जिसमें है एंटी सोशल, जो कल हमने बात की। एक होता है बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो लड़कियों में होता है, जो लड़कियों में टैटूज देखते हैं वो बीपीडी वाली होती हैं, और बहुत सुंदर दिखेंगी वो एकदम। फेसबुक पे जितनी भी प्रोफाइल होती हैं लड़कियों की, जो अपनी फोटो डालती हैं, नीचे कमेंट में पता नहीं क्या क्या वो लिखती हैं, तो ज्यादातर बीपीडी होती हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मेटेरियलिस्टिक होती हैं, इनको मेटेरियलिस्टिक भी चीजें बहुत पसंद आती है, शानो शौकत से जीना, शराब नशा बहुत करती हैं, ये डिसऑर्डर की होता है। तो इनसे जो इनसे अगर शादी हो जाए तो उसके पति की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसकी शादी इनसे होगी वो तो गया, उसको अब भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि इनका पर्सनैलिटी है ना, स्वभाव होता है। इनको एक ही बंदा हैंडल कर सकता है जो है एंटी सोशल। हाँ, क्योंकि उनका इनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो ज्यादा दबा के रखते हैं, इनको वही पसंद है, तो उनकी से निभ जाती है इनकी। बाकी नॉर्मल हम जैसे लोगों से तो फिर बहुत पंगे होते हैं। इसके बाद है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो अपने आप को शो करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं कि कहीं भी जाएंगे पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर रहे। इसके लिए वो भद्दे कपड़े भी पहन सकते हैं, भद्दे कमेंट भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, चिल्ला के भी बोल सकते हैं, सरेआम कोई झगड़ा भी कर सकते हैं। किसी ने थोड़ा सा कह दिया, किसी ने जैसे कमेंट मार भी देते हैं, तो सरेआम ही वो उसकी बेइज्जती कर सकती है, उसने तो हुआ अल्लाह करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हिस्टोनिक होते हैं। और एक होता है नार्सिस्ट, कि ये सेल्फ, खुद से ही प्रेम इतना करते हैं कि ये खुद के बराबर किसी को समझते ही नहीं, ये खुद ही है सब कुछ, और दूसरों को तड़फाते रहते हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज मार दे, अगर ज्यादातर लड़कों में अगर नार्सिसिस्ट है तो वो उसकी बेइज्जती कर देंगे, वो कहेंगे तेरे अपनी शक्ल देखी है क्या, ये देखी है क्या, वो देखी है क्या। मतलब ये नहीं, प्यार से कह दो नहीं, प्यार से भी तो कहा जा सकता है, कोई अपने इमोशन रखता है, तो इनको इमोशन की कदर नहीं होती है, बेइज्जती कर देते हैं, ये तो अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं है। जैसे पत्नी पति के लिए सब कुछ करती है, बुखार है तो सब कुछ करेगी, अगर पति नार्सिसिस्ट है तो वो कहेगा मेरा इसका तो अधिकार है, और जब पत्नी को कुछ हो जाए तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उसको घर से भी निकाल देगा कि अब ये काम की नहीं रही। तो ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिस पर भी ये चीजें काम नहीं करेगी। ये 7 हो गए, 3 बचे हैं। वो है क्लस्टर सी, जिसमें आता है ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। और एक होता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक होता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट कि वो इमोशनली डिपेंड होते हैं, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं खुद, उनको चाहिए कोई उनका डिसीजन ले, उनको एक छोटी चीज सेलेक्ट नहीं होती। वो डिपेंडेंट है, इमोशनली फिजिकली दूसरों पर निर्भर ही रहेंगे वो। और एक होता है अवॉइडेंट, वो अवॉइड करते रहते हैं, बाहर नहीं जाएंगे,
बाहर जाना है तो उनको एंजाइटी हो जाती है, सोशल गैदरिंग में अवॉइड करेंगे, वो सारी चीजों को अवॉइड ही करते रहते हैं। और ओसी कि उनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव कि पहले से गुण होते हैं ओसीडी वाले कि वो हर चीज को परफेक्ट तरीके से करते हैं, सारी चीजों में परफेक्ट ही ढूंढेंगे, कोई चीज कम ना हो। उनकी भाषा में 100 और 0 है, बीच का मैटर नहीं है। कोई चीज या तो पूरी तरह से सही है या बिल्कुल भी वो गलत है, आधा अधूरा कुछ नहीं होता। तो ये ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। इन लोगों में इसका कम प्रयोग होता है। वो सी क्लस्टर में फिर भी है क्योंकि इनकी इनसाइट थोड़ी अच्छी होती है, इमोशनल होती है। पहले हैं ये, इनमें ईगोइस्टिक गुण होता है कि ईगो सिंटोनिक होते हैं, ड्रामेबाज भी बहुत होते हैं, तो इनमें कम होता है, लंबा समय तक चलना पड़ता है, फिर जाकर के धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं। तो ये न्यूरोसिस कैटेगरी आ गई। साइकोसिस। अब न्यूरोसिस, इसमें जो बीमारियां हम एंजाइटी से, चिंता से पैदा हो, स्ट्रेस से पैदा हो, वो बीमारियां आती हैं। इसमें है एंजाइटी, एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं फोबिया, सबसे ज्यादा जो फोबिया आता है, फोबिया 420 प्रकार का होता है। और फोबिया का रिजल्ट हिप्नोसिस से बहुत जल्दी कुछ ही सेशन में आ जाता है। फोबिया है, समझते हो, जैसे स्नेक फोबिया है, किसी को सांप से डर लगता है, ये मैंने रखा है। किसी को, बहुत से सांप से डरने वाले आते हैं, वो क्या करेंगे, कमरे में आएंगे तो पहले दरवाजे के इधर उधर देखेंगे, सांप तो नहीं, यहां आ गया बंदा, इसको कभी उठा के इधर करे, कभी उठा के इधर करे, कभी ये उठाए, कभी सारा उठो, आधा घंटा लगाया, सांप तो नहीं, फिर इधर देखे सांप यहाँ तो ना बैठा, फिर जूते निकाल देंगे, जूते पहने जाएंगे, उसको झाड़ेंगे, फिर 2 बार झाड़ेंगे, फिर सांप ना घुस गया हो। तो ये स्नेक फोबिया होता है। रात को सो नहीं पाते हैं, कभी बेड का गद्दा इधर, कभी सारा कुछ गद्दे में बैठा हो, कोई पता लगता है। हाँ, तो जब रजाई चारों तरफ से ऐसे ब्लेट लेंगे, हवा भी ना जाए, सांप आ जाए, रात को आ गया बंदा, कहता मैं किया क्या, सांप घुस जाए सर जी, फिर फिर रात को कोई गर्मी में आ जाता है, मच्छरदानी वो पूरी चारों तरफ से जकड़ के किसी सांप घुस सकता है। तो उनके पास जानकारी होती है सोशल मीडिया से, कहते हैं करैत होता है, किंग कोबरा होता है, अजगर होता है, इससे इतना मर जाता है, ऐसी जानकारियां लेके आते हैं। बहुत से फोन आते हैं, वो कहते हैं सर जी मारे गए, अब तो इलाज करो। फिर मैं इलाज करता हूँ अपने तरीके से, फिर नकली सांप भी रखे हुए हैं, तो करते हैं कमरे में फले हुए हैं। हाँ, तो ये तो फोबिया हो गया। ये तो एक टाइप है फोबिया के, ऐसे हजारों प्रकार का फोबिया हो सकता है। हाँ, ऊंचाई से, हाइट फोबिया, वो फोबिया वाले के कि उसका ना फोबिया का लक्षण देखना, एक होता है सामान्य डर, एक होता है फोबिया वाला फियर। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, नीचे देखेंगे, थोड़ा बहुत डर सबको लग सकता है, लेकिन फोबिया वालों का क्या है कि नीचे देखते पैरों में कंपी शुरू हो जाएगी, हाथ कंपना, यहाँ हथेलियों में पसीना आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, गला सूख जाएगा, बस अब तो मरेंगे, और कुछ चेहरा लाल हो जाएगा, और वो भागेंगे नीचे, बस वो अवॉइड करेंगे, फिर अगली बार नहीं जाएंगे, एकदम से लाल हो जाएगा उनका चेहरा पूरी तरह से। वो फोबिया है। जैसे ऊंचाई वालों को, वो बहुत से लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया है कि लिफ्ट में नहीं जा सकते, बंद लिफ्ट में नहीं जाएंगे, चाहे मंजिल 18 जाना हो, सीढ़ियों से चले जाएंगे, बस लिफ्ट में तो जाएंगे नहीं। तो ये फोबिया, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को ट्रेन से डर लगता है, किसी को फ्लाइट से डर लगता है। अब जैसे कोई ऑफिसर है, फ्लाइट से डर लगता है, जिसको जाना भी पड़ता है, वो ट्रेन से चला जाएगा, फ्लाइट में नहीं बैठेगा। और आंकड़े क्या होंगे, इतनी फ्लाइटें क्रैश हुई और मर जाएंगे। फेक आंकड़े होते हैं इनके पास, जो नेगेटिव आंकड़े हैं वो तो रखते ही रखते हैं। अब बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, किसी को स्टेज से डर लगता है, किसी को अलग अलग होते हैं डर। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है। और भी बहुत सारे फोबिया हैं। आप बताओ भी, आपको किससे डर लगता है? जैसे लिजार्ड फोबिया वाले तो बहुत आते हैं, मकड़ी वाले, तो कमरे में पहले मकड़ी, वो हाँ, मकड़ी से भी होते हैं, कॉकरोच, छिपकली वाला भी होगा, से भी आते हैं, कॉकरोच से भी होता है। लेडीज में छिपकली वाला ज्यादा होता है। हाँ, लेडीज में है। 15-20 मीटर पे भी हो गया ना, तो मेरे घर में तो
वो आते हैं तो मजा आ जाए जी एक बार। छिपकली देखते हैं सर ऐसे चिल्लाएंगे एकदम से। फिर आवाजें लगाएंगे, बेटे को भाग के आ जा, झाड़ू ले आ, वाइपर लेके आ। पंजाब का एक सिंगर है बहुत मशहूर है, उसकी 50 कैसेट आई हैं, तो मेरे क्लोज है काफी। तो उनकी जो वाइफ थी ना, तो उन्होंने अपना किस्सा बताया कि उनके ना घर में वो आ गया कॉकरोच आ गया। तो जो सिंगर है ना वो बेड पे चढ़ गया, उसकी जो ऐसा ही होता है इनका विवाह, उधर गया ऐसे ही सेम फोबिया वालों के ये बेड पर चढ़ जाएंगे, यहाँ जैसे पैर ऊपर करके यहाँ बैठ जाएंगे जैसे बच्चों की तरह, आगे जाके ऐसे बैठ जाएंगे, ये फोबिया है। तो एक और कहानी उसने बताई, कहता एक दिन ना बच्चे आवाज कर रहे थे ऐसे करके, वो बेड पे चढ़ गया। कमलजीत बाहर देख क्या सांप आ गया। हाँ बस ऐसा ही होता है। और डॉग फोबिया बहुत कॉमन है, कुत्तों से डर लगता है। वो कुत्ता देख लिया ना पहले ही अपना रास्ता बदल लेंगे, उस गली में कुत्ता है रास्ता बदल लेंगे, शीशे ऊपर चढ़ा के रखेंगे, कुत्ता पास से निकल गया तो बस एकदम से वो हो गए परेशान। अब तो आते हैं वो कुत्ता देख लेते हैं ना पहले ही दरवाजे से बाहर, सर जी कुत्ता है, पहले कुत्ते को हटाओ। ऐसे होते हैं। सर इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता एक्सपीरियंस? जैसे मेरे साथ है, तो 2 बार कुत्ते ने काटा और एक बार 14 टीके लगे, एक बार 5 लगे। तो मैं तो डरूंगा ही। देखो यही मैं तो फाइट करता हूं तीसरी बार ना हो जाए। तो इसीलिए तो न्यूरोसिस है ना, कि इन रोगों में कोई लाइफ का इवेंट, कोई घटना जिम्मेदार होती है। अब जिसने सोशल मीडिया पर देख लिया, जो स्नेक फोबिया वाले हैं, छोटे छोटे सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो आते हैं कि बिस्तर में वो चुप के सांप बैठा था और उसने मुंह में जाके खून पी लिया और मर गया, वहीं से फोबिया की शुरुआत हो गई। भाई अपने भी तो कपड़ों में हो सकता है। तो सोशल मीडिया पे आपने देखा भी 14 टीके लगेंगे और दर्द होगा, तो उसी से फोबिया डेवलप हो गया। वही ना। हाँ, तो फोबिया डेवलप हो गया। अब देखो आपको कुत्ते ने काटा तो इंजेक्शन लगवाना है, नॉर्मल। आपको काट लिया तो लगवाना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जाओगे तो काट तो नहीं लिया, दूर से हो जाओगे, तो ये फोबिया है। आप अवॉइड करने लग गए, उससे बचने लग गए, तो ये फोबिया है। हाँ, हम तो जो पेट पे इंजेक्शन लगे थे वो याद आ जाते ना। तो यहाँ उन्होंने पूरी लाइन बना दी। वो तो बाद में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, 20 साल बाद फिर 5 लगे, 4 वो यही लगे। ऐसा होता है। अब ऐसे फोबिया डेवलप होता है ना, लाइफ के जो खट्टे मीठे अनुभव है ना, वो फोबिया डेवलप तो इसको हम प्रिकॉशन में नहीं ले सकते कि जो मैं प्रिकॉशन लेता हूँ कि भाई कुत्ते की कोई गारंटी नहीं है, सामने खड़ा आराम से कब काट। वो तो देखो कुत्ते ने काट लिया, इंजेक्शन लगवा लो, वो तो नॉर्मल है। लेकिन कुत्ते ने काटा नहीं, या कुत्ते को देखते ही वो घटना याद आ जाना, या घबराहट शुरू होना, बीपी बढ़ जाना, पसीना आ जाना, ये फोबिया है। नहीं, अगर बीपी ना बढ़े लेकिन प्रिकॉशन है कि अवॉइड ही कर लो, भाई को पता नहीं है। नहीं, अवॉइडेंस जब जिंदगी में परेशानी खड़ी करने लग जाए तब फोबिया की कैटेगरी में आएगा। वैसे तो चलता है। हाँ, फोबिया वाले मरीज बहुत कम इलाज लेने आते हैं, क्योंकि अवॉइडेंस होता है, वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसे आपने मैनेज कर लिया है। नहीं, मैंने कुत्ते को बिस्कुट डाल देता हूँ, बस तो मैं फ्रेंडशिप करना शुरू कर दी थी कुत्तों के साथ। यही तो तरीका होता है। अब यहाँ वहां पे खड़ा था ना, तो दो कुत्ते मेरे आसपास खड़े हो गए आगे। मैंने देखा भी किया है। मैंने दुकान से बिस्कुट लिए, दोनों को खिलाए, आराम से खा के बैठ गए। बस ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल व्यवहार। दोस्ती कर लो ज्यादा बेहतर। इसी से तो ठीक होता है। अब आपको ना फोबिया की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये फोबिया नहीं कहा जाएगा। क्योंकि इसमें अगर आप प्रिकॉशन के आगे जैसे कहते हैं आप बीपी बढ़ गया, पसीना आ गया, वो फोबिया दैट एक्सटेंट है, तो देन इट्स थोड़ा सा है फोबिया, बाकी नहीं है। आप फोबिया की कैटेगरी में नहीं आए। तो जैसे सांप देखे हम उसके पास तो बैठ नहीं जाते ना, हम भी तो पीछे हट जाते हैं, नॉर्मल आदमी भी हट जाता है। नॉर्मल डर और फोबिया में क्या अंतर है? कि नॉर्मल जैसे सांप आया तो एकदम चिल्लाएगा, हो जाएगा, बाद में सांप चला गया, वो रिलैक्स हो गया, उसको याद नहीं है। लेकिन जिसको फोबिया, उसको हरदम ही रहेगा कि सांप है, उसका ध्यान वहीं अटका रहेगा कि सांप है, हर जगह सांप ही सांप दिखाई देगा। जैसे डॉग फोबिया होगा, उसको बाहर निकलेगा कुत्ता ही दिखाई दे, कुत्ता ना हो, कुत्ता ना हो। आपने तो कुत्ता देखा तब याद आया, ये नॉर्मल है। लेकिन कुत्ता है ही नहीं और संभावना हो कि आ जाएगा काट जाएगा, वो फोबिया में आता है कि ध्यान वहीं पर फिक्स हो जाना, वो फोबिया होता है, बाकी नहीं होता है। तो ये जो बाकी नॉर्मल डर है और फोबिया के डर में अंतर होता है। सांप आएगा, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, हाँ, है ना, तो उनके आसपास सांप तो आने ही आने हैं। हाँ, तो वो तो ख्याल रखेंगे ना कि कहीं बिस्तर में हो या ना हो ना, ख्याल नहीं रखेंगे वो देखो स्वाभाविक रूप से आ गया तो हो गया, लेकिन वो ख्याल रखना फिर वो फोबिया की शुरुआत हो जाता है। हर रोज उसको चेक करना, फिर वो चेक करना ही बीमारी बन जाएगी। देखो भारत में जो सांप पाए जाते हैं वो 95% जहरीले नहीं है,
मतलब 95% बिना जहर वाले हैं। उनको काट भी लेगा, सांप काट भी ले तो मरेगा नहीं। जो मृत्यु होती है वो डर से होती है, सांप से नहीं होती, सांप के डर से मृत्यु होती है। हाँ, अटैक, क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि बिलीव बना हुआ है कि इसने काट लिया तो अब बचेंगे तो है ही नहीं। तो अचेतन मन की शक्तियां हमें मार देती है, ये चेतन मन मारता है। तो हम देखो सोच के मर भी तो गए ना, क्योंकि अब बचने की संभावना ही अचेतन मन ने स्वीकार कर लिया, अभी मरना है तो वो मार ही देगा। और बाकी क्या है कि जो जहरीले सांप है वो आबादी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, वो जंगलों में पाए जाते हैं। जहां पर आबादी है वहां पर जहरीले सांप नहीं रहेंगे। चूहे खाने वाले हैं वो उनका अलग ही सिस्टम होता है, जो किंग कोबरा है, क्रैत है, या एक दो तो होता है साउथ में, इधर तो है ही नहीं। हाँ, तो जो अलग होते हैं ये अपने वाले सांप है ना, यहाँ खेतों खुतों में, ये नहीं, जहर नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे वो फन वाले जो है वो कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है, कोबरा अलग होता है, वो एक स्पेक्टिकल कोबरा है। हाँ, और ये तो है। बाकी क्या है कि सांप का चल देख लिया तब भी है, बाकी नहीं, बाद में या दिमाग में नहीं है तो वो फोबिया नहीं है। लेकिन फोबिया से उनका क्या है कि जीवन डिस्टर्ब होने लग जाता है, उनकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, तब इसका इलाज जरूरी है। जैसे बच्चों में टीचर से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। बच्चों में फोबिया ज्यादा होता है क्योंकि सोशल मीडिया देखते हैं और वो जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया है वो फोबिया रोग बहुत बढ़ा रहा है। अब लोग भीड़ में नहीं जाते, अकेले नहीं जाते, वो भी फोबिया है। रात को नहीं निकलना फोबिया है, मजबूरी में निकलना पड़े निकल गए, वैसे ना निकलो वो फोबिया नहीं है। ठीक है, समझ गए फोबिया में और बाकी डर में। तो इसका इलाज हिप्नोसिस से बहुत अच्छे से किया जाता है। और इसके बाद है ओसीडी। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है, जो मेरा काम है वो सारा ओसीडी का ही है। 5-6 हजार ओसीडी वालों को ही ठीक किए, वो स्पेशलाइजेशन होगी इसी की। इसमें हजारों प्रकार की ओसीडी होती है, हमें भी किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत तो होती है। जैसे जो मेरे पास आते हैं ज्यादातर वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, गंदगी वाली ओसीडी। ओसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, भी इन रोगों को आप हिप्नोसिस से ठीक कर सकते हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं। ओसीडी में हाथ धोने वाली होगी गंदगी वाली, वो नहाने में बहुत टाइम लगाएंगे, टॉयलेट वॉशरूम गंदा लगता है, पीरियड का ब्लड उनको गंदा लगता है, और मेल में स्पर्म गंदा लगता है, बहुत सारी चीजें हैं उनको गंदगी से संबंधित होता है। और उसके बाद ओसीडी चेकिंग की बार बार चेक करना, लॉक, गैस, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको बार बार चेक करना। एक बार चेक किया फिर मन में आएगा कि ना खुला रह गया होगा, दोबारा जाएंगे, फिर बार बार ऐसे ही करते रहते हैं। ताले को तो ऐसे खींच खींच के भी देखते रहते हैं, फोटो भी खींच लेंगे फिर देखते रहे। और ये ओसीडी होता है, चेकिंग ओसीडी। डॉक्यूमेंट चेक करना, फोन चेक करना, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद है रिलीजियस ओसीडी, कि भगवान के प्रति गंदे सेक्सुअल विचार आना, बार बार ऐसे धोख देते रहना, मन्नत मांगते रहना, ये धार्मिक ओसीडी होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी एक बंदा आया था कल ही, आपसे जाने से पहले, वो बड़ी मुश्किल से आ गया, कहता मेरे को बस मिलना, मैं तो बचाऊं तो आपके कारण ही बचाऊं, वरना वो क्या कि सारा घर का सामान बेच के भी मंदिर में या गुरुद्वारे में दान दे आए। दान नहीं दूंगा तो भगवान बुरा कर देंगे। घर वाले परेशान हो गए, यार ये सारा ही बेच बूझ के, सारा गुल्लक देखा, मंदिर देखा, वहां पर जितने भी पैसे हैं वो सारे ही चढ़ा देने, बटुआ है वो भी चढ़ा देना, सारा काम, कुछ भी धार्मिक चीजें दिख जाएं बस वहीं पर लेट हो जाना है उसने। तो घर वालों को तो मरने की कगार पर था, तो वीडियो मिल गया कुदरती, तो वो 50% वैसे ही ठीक हो गया और 50% यहाँ आके, क्योंकि वो समर्पण विकसित हो गया था उसमें। तो ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। और इसके बाद जो ओसीडी होती है सोमेटिक ओसीडी, या जिसे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें कई कैटेगरी है। जो असाध्य बीमारियां हैं उनका डर लगता है, ये कॉमन है। जैसे बहुत से लोग HIV से डरते हैं, बताएंगे नहीं, वो HIV से डरते हैं, बस वो इंजेक्शन का भी फोबिया होता है कि जैसे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे डॉक्टर से, अस्पताल से, ये फोबिया में भी आता है। और वो क्या कि जैसे जिनको HIV से डर लगता है, वो कोई भी नीडल देख लें, सुई देख लें, तो उनको वहम आ जाएगा कि कहीं ये HIV पॉजिटिव का खून लगा होगा, मेरे लग गया तो अब मुझे हो जाएगा, या कोई उनसे एक्सपोजर हो गया तो अब बार बार टेस्ट करवाने पहुंच जाएंगे, रोज डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने। डॉक्टर साहब, उनको ये अवचेतन मन उसको भी फिर HIV करता?
HIV नहीं कर सकता ना। अचेतन मन सिम्टम पैदा कर सकता है, वो रोग पैदा नहीं कर पाएगा। एक होता है फिजिकल डिजीज, एक होता है साइकोफिजिकल डिजीज। दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो है कि बीमारी जिसमें शारीरिक कारण है और शारीरिक लक्षण है, तो वो तो फिजिकल डिजीज होगी ना, शारीरिक हो। एक रोग है जिसमें लक्षण तो शारीरिक हैं, जो लक्षण शारीरिक बीमारियों में होते हैं सेम वही लक्षण है, लेकिन जो कारण है वो फिजिकल है ही नहीं। शरीर में कोई कारण मौजूद ही नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल कारण है। जो अचेतन मन है वो लक्षण पैदा कर सकता है, लेकिन बीमारी का कारण नहीं होगा उसके शरीर में। लक्षण सारे होंगे। कई टेस्ट ऐसे आते हैं कि पेशेंट को लक्षण होते हैं, हाँ, लेकिन टेस्ट सही आ रहा है। सही आएंगे ना, वो साइकोफिजिकल है ना। फिर उनको उस तरीके से करना। हाँ, उनको हिप्नोसिस ही होता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी में आगे बताऊंगा कि इसमें HIV का आ गया कि वो बार बार टेस्ट करवाते रहते हैं, आते हैं इतना बड़ा थब्बा इकट्ठा कर लेते हैं टेस्टों का, रोज ही कीजिए, आज नहीं तो कल आगे आ जाएगा, विंडो पीरियड आ गया हो, डॉक्टर ने सही से ना देखा हो, कहीं यूज सीरज तो ना लगा दी हो, बहुत डॉक्टर का दिमाग खाते रहते हैं। मेरा तो काम ही है, मेरे को तो पता है भी पैसे लेने हो, बता दूं अभी होता ही नहीं है। बाकी यूट्यूब पे इसमें भ्रम फैलाते हैं डॉक्टर ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर तो मेडिकल कंडीशन से बंधे हुए हैं। वो तो वही बोलेंगे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो कहेंगे कि एक्सपोजर हो गया या किसी का आपको घाव है HIV पॉजिटिव का, उस पर खून गिर गया, हो सकता है। बस उनको ये कह दिया ना कि 99.99 चांस नहीं है, वो है, तो वो कहेंगे वो मर गए, अब तो खुश नहीं होंगे, वो मामूली सा चांस है, वो तो मेरे को ही है, वो बंदा तो मैं ही हूं। तो ऐसे होते हैं। उनको थोड़ी सा भी हिंट दे दिया ना होने की संभावना मामूली सी, तो वो उदास हो जाएंगे। मैं कहता हूं 100% हो ही नहीं सकता, फिर भी कहते हैं सर जी, अब एक बार तो संतुष्ट होते हैं, फिर कहते हैं जी बाद में हो गया तो, मेरा तो पैर लग गया था कंडोम से, अब हो गया तो। ऐसे ऐसे उनके होते हैं लॉजिक। तो ये HIV का भी हो सकता है। कैंसर का आते हैं बहुत सारे, वो कहते हैं जी कैंसर हो जाएगा, कैंसर पेशेंट को देख लिया, मेरे को कैंसर ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वो कैंसर ही ढूंढते रहते हैं, बार बार चेक करवाते रहते हैं कि कैंसर ना हो, कैंसर ना हो, रिपोर्टें करवाते रहते हैं। तो ये भी इसी का इलनेस एंजाइटी का पार्ट है। और बहुत सारे हेपेटाइटिस A B C शरीर में खोजते रहते हैं। रेबीज तो कॉमन है कि उनको लगता है रेबीज ना हो जाए, रेबीज ना हो जाए, बार बार वैक्सीन लेते रहते हैं, डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि 10 साल पहले काटा था, अब मेरे को तो कुत्ते ने छू लिया, अब रेबीज ना हो गया। इसको बहुत ज्यादा इसके मरीज हैं इलनेस एंजाइटी के, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जिनके पास मेडिकल का ज्ञान ज्यादा है ना, बीमारियों का ज्ञान ज्यादा है, उनको ये रोग ज्यादा पकड़ता है। जो मेरे जैसे जिनके पास ज्ञान है ही नहीं, या बिल्कुल सपाट है, या बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, उनको कोई रोग नहीं मिलेगा। जिनके पास ज्ञान आ गया तो वो फिर फंस जाते हैं उस ज्ञान के चक्रव्यूह में। तो ज्ञान भी खराब करता है, ज्ञान भी खराब करता है। देखो हमारी भाषा में एक टर्म आती है, जानकारी ही बीमारी है। सही बात है। जानकारी हम बीमारी पैदा करती है भाई, पक्का करती हैं। ये तो बात मेरे वाली बात होगी ना, मेरे को पूछेंगे परिवार वाले, तुमने डायबिटीज चेक करवाई? हाँ, तो कैसी है? जब तक चेक नहीं करी तब तक ठीक है। सही कह रहे हो आप। चेक करवाने के बाद पंगा पड़ता है, पंगा हो जाता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाती है, बस 3 दिन तक टेंशन हो जाती है। ऐसा ही तो होता है। मैंने खुद देखा भी, महीने के 2 महीने बाद एक बार कर लो, ठीक है, अपना आइडिया रहता है बॉडी का। तो जितने चेक हुई ना, फिर बार बार चेक कराओ ना, वो 3 दिन टेंशन रहती है, 3 दिन रहती है, ऐसे ही होता है। अब लोग बार बार बीपी भी चेक करते रहते हैं, बार बार बीपी चेक करवाने जाएंगे, तो ये भी OCD है। तो इसके बाद और प्रकार आती है जिसमें एक री इंश्योरेंस OCD होगी, कि बार बार एक ही बात पूछते रहना, दूसरों से इंश्योरेंस लेते रहना, कोई भी बात बार बार पूछेंगे। ये बहुत तंग करती है, ये तो इतना पेशेंस लूज कर देती है कि एक बंदे से आप 2 बार बता सकते हैं, वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं, दौड़ दौड़ के पीछे पूछते हैं कि एक बार और बता दो। तो ये, और एक है इसके बाद रूमिनेशन और प्योरोफॉर्म OCD, जिसमें मन ही मन में कोई ना कोई विचार फंस जाता है। तो अब उसको निकालने के लिए वो कोई मंत्र पढ़ेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे, या कोई ना कोई मन ही मन कंपल्शन करेंगे, मन ही मन में उलझे रहते हैं। उनके मन ही मन में भगवान के विचार आते रहते हैं, या 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, 3 नंबर उनके लिए लकी हो जाता है। ये काउंटिंग OCD होती है कि वो हर काम काउंटिंग कर करके करते हैं,
कि 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार पैटर्न बना लेते हैं, तो पैटर्न से काम करते हैं। और एक ये शुद्ध, ये पवित्र अपवित्र, शुभ अशुभ, शनिवार को लोहा खरीदना, ये नहीं पहनना, कपड़े बहुत से आते हैं जो कहते हैं जी काले रंग से डर लगता है, कपड़े से डर लगता है, वो काले रंग का कपड़ा या कुछ नहीं बैग रखते। तो मैं तो कहता हूँ तुम्हारे बाल ही काले हैं। सही बात है। फिर कहते हैं वो तो हो गया, लेकिन कपड़ों से है। किसी को हरे रंग से डर लगता है, कहते हैं जी तो मुसलमानों का है कि अब तो ये हो जाएगा, तो हरा कुछ रखते ही नहीं है। मैंने कहा ये वृक्ष तो हरे हैं, तो फिर वो लॉजिक तो नहीं, लेकिन ओसीडी लॉजिक कहाँ लगाने देती है। और बहुत से ऐसे हैं जिनको नॉन वेज से डर लगता है, नॉन वेज बंदे से या नॉन वेज की दुकान देख ली तो उनको बहुत घबराहट हो जाती है, ये भी ओसीडी में आता है। वो अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, भगवान सजा दे देगा। बहुत सारे इस तरह के हजारों प्रकार की ओसीडी है, हर बंदे में है। वही सब मैं तो देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बता रहे हो लगता है कि ये भी मेरे में हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ये साइकोलॉजी का ये है ना कि ज्यादातर लोग इसी से बीमार होते हैं, वो अपने अंदर ही खोजने लग जाते हैं। बता रहे हो तो मेरा दिमाग उधर चल रहा है, बड़ी कौन सी याद रखना है, ये मैं बता रहा हूँ ना, या जब हम पढ़ाई करते हैं प्रोफेसर कहते हैं वो मैं बीमारियां बता रहा हूँ, अपने अंदर मत खोजने लग जाते। ये दूसरों में हो सकती है, मेरे में बस खुद में कनेक्ट नहीं करनी है। सर आप ऐसा करो, जब ये पढ़ाओगे ना पहले ये कह देगा, तो बाद में कहा पहले कह देगा भाई, वो कहते हैं डिस्क्लेमर नहीं होता, वो प्राइस के आगे स्टार लगा होता है, ये कंडीशन अप्लाई, ये खुद में नहीं ढूंढती। क्योंकि ये जब बीमारियों के बारे में पढ़ता हूँ, ऐसी बीमारियां कुछ न कुछ तो लक्षण मिल ही जाते हैं। ये भी मेरे में, ये भी मेरे में, सारे ही मेरे में, बछड़े घर जाएगा तो कई बीमारियां लेके जाएगा। हाँ, पहले ठीक थे, अरे अब ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढने लगते हैं ना, क्योंकि हर चीज में किसी न किसी का कोई ना कोई लक्षण तो होता ही है, लक्षण है, कभी भी हो सकती है। और जो काम करते हैं, जो आगे, मैं तो जब वो ओसीडी का इलाज करने लगा था तो वो क्या कि शुरू में वो जो टॉयलेट जाते हैं तो कहते जी वहां से छींटा आया, मेरे पैर पर पड़ गया। अब मैंने हाथ धोए, छींटा आया, मेरे पैर पर पड़ गया और मेरा पैर भी गंदा हो गया, तो बार बार पैर से धोने लग जाते हैं। फिर जी वहां से छींटा आया, गुड्डे पर पड़ गया जी, वो भी गंदा हो गया, यहाँ से धोने लग गए। फिर यहाँ से छींटा जी दूसरे पर आ गया, वो भी गंदा, ऐसे सारा वो धोने में ही लगा देते हैं। तो मैंने ये इलाज करते करते एक दिन मैं वॉशरूम गया तो देखा भी छींटा आ रहा है, क्या छींटा तो आया, फिर मैं भी धोने लग गया। भी कहते भी ये क्या हो गया। मैंने कहा यार ये ओसीडी की शुरुआत हो रही है। तो मैंने कहा भैया गिरता है, गिरने दे, मैं तो धक्के से गिरा के आऊंगा। फिर जाके पीछा छूटा। होती है ओसीडी के लक्षण आते हैं, जैसे क्या कि जब कहीं शादी में हो तो भाई कपड़े पर कोई गिर जाए, शोष वगैरह, तो हमारा ध्यान वही रहता है, इसी को ही देख रहे हैं सारे, तो हम उसी पे लटके रहते हैं ना, तो उनका ध्यान अटक जाता है। वो उनके अंदर जो समस्या है ना, उसी पर ही फोकस हो जाते हैं। जैसे गाड़ी लेके एक दिन निकल रहा था, एक गांव में ब्रेकर्स आया, गाड़ी उछली और आगे चली गई। अब वो मेरे मन में एक ऑब्सेशन फंस गया कि कोई आदमी आ गया नीचे, बच्चा आ गया, वो मर गया। अब गाड़ी पीछे से आए तो लगे कि ये तेरे को ही पकड़ने आ रहे हैं सारे, पुलिस वाली गाड़ी तेरे को ही पकड़ेगी। मन का एक बार देख के आ, मैंने कहा ये चेकिंग होगी, ये कंपल्सन हो गया, देख के आया तो फंस गया। मैंने कहा भैया जो होगा सो होगा, जेल जाएंगे, बढ़िया बैठे रहेंगे। तो वो निकल गया। डर का सामना करते ही निकल जाता है। जब डर को प्रोटेक्ट करते हैं फिर ये रोग जन्म लेते हैं। तो हर दम डर का सामना करना है, डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। ये मैंने निचोड़ निकाला इसका। तो ये होगी ओसीडी की बात। और इसके बाद आता है एक पैनिक डिसऑर्डर। ये बहुत लोगों में पाया जाता है कि उनको लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेंगे, अकेले नहीं जाएंगे, या बाहर जाते ही उनको घबराहट शुरू हो जाती है तो उनको लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा, बार बार डरते रहते हैं, या चक्कर आ जाता है। इसके बाद है बीपीडी, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर होता है। उनको लगता है शरीर का कोई अंग टेढ़ा है, मेढ़ा है, हाथ लंबे हैं, पतले हैं, नाक सही नहीं है, होठ खराब है, या तो वो शीशे के सामने नहीं जाएंगे या शीशा ही देखते रहेंगे, उसको ही सही करते रहेंगे। तो ये बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर होता है। ऐसे हजारों तरह के छोटे छोटे डिसऑर्डर होते हैं। वो कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि किसी को दर्द महसूस होता रहता है कि यहाँ पर दर्द है, कोई रिपोर्ट में आएगा नहीं, फिर यहाँ पर दर्द हो गया, कुछ दिनों बाद यहाँ हो गया, गोडे दुखने लगे, मोढे दुखने लग गए, उस मोटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है। दर्द की शिकायत रहती है। या बहुत सा माइग्रेन है, वो भी साइकोलॉजिकल हो सकता है। और सिर दर्द, कमर दर्द,
या पैरालाइसिस है, वो भी तो इसी के कारण होता है। बहुत सारा ये पैरालाइसिस, सुनाई नहीं देना, या रिपोर्ट सारी ओके आए, पहला आपका लक्षण होगा कि पहले मेडिकल जांचें, वो ट्रीटमेंट, जब वो ट्रीटमेंट लगा भी नहीं आराम मिल रहा, फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बारी आती है। तो ये समझ गए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये मोटी मोटी मैंने बात बताई। इसके बाद आता है वेट गेन या लॉस। ये अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो हिप्नोसिस बहुत बढ़िया काम करता है, किसी को घटाना है तो भी हिप्नोसिस का बहुत अद्भुत योगदान है, इसमें बहुत बढ़िया रहता है हिप्नोसिस। ये आजकल चाहिए ना लोगों को, वजन वाला तो। तो ये तो बहुत अच्छा फील्ड है प्रैक्टिस का, है कमाई वाला फील्ड है ये। हाँ, बहुत कमाई शहरों में तो बहुत है प्रचलित। वो क्या नाम था यार सर, VLCC कोई सिस्टम नहीं, बंदना लूथरा, वो बल्कि बहुत पैसे लेते हैं इसी काम के। वो तो डाइटर ही बंदा पतला रहता है, वो तो प्रोडक्ट खवाते रहते, कोई फायदा वो क्या कि ये ना अचेतन मन से क्या कि उसकी डाइट मन ही कंट्रोल कर देता है और एक तस्वीर बना देते हैं। वो बताऊंगा अभी कैसे होता है। मैंने अपना पता नहीं कितनी बार वेट कम किया है, कितनी बार बढ़ाया, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, हो जाता है। ये तो है ही है, सोच गए ना कितना वेट कम करना है, यही अगले महीने उतना हो जाता है 10 किलो। यही तो हिप्नोसिस ही तो है, हिप्नोसिस ही है ये। आप इसको सिस्टमेटिक कैसे कर देते हैं, हिप्नोटाइज करके उसका एक, तुझे कितना वजन चाहिए, कोई कहेगा मेरे को 65 किलो चाहिए, उसकी तस्वीर बना, ये तस्वीर है, वही अचेतन मन के अंदर वो तस्वीर फिट कर देनी। अचेतन मन में देख ली कि मेरा ये वजन है, मैं ऐसी दिख रही हूँ या ऐसा दिख रहा हूँ, तो अचेतन मन उसको साकार करने में सारी शक्तियां लगा देगा। तो जो चीजें उसमें बाधा डाल रही हैं वो अपने आप ही रोक देगा ना। या किसी को बढ़ाना है, इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, ये लोग तालियां बजा रहे हैं, प्लेजर के साथ जोड़ देते हैं, तो अचेतन मन अपने आप ही उन खानों में या जो चीज चाहिए उसमें इंटरेस्ट पैदा। हाँ, तो ये चेतन मन की तो सेटिंग करनी है आपने, यही तो हिप्नोसिस का प्रयोग है। और सबसे ज्यादा जो कमाई वाला फील्ड या जिसमें लोग बहुत लुटे जाते हैं वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। इसमें हिप्नोसिस का बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम 95% साइकोलॉजिकल होती हैं, मेल्स में होती हैं, जो तनाव की कमी या और भी बहुत सारा उनकी एंजाइटी होती है, प्रॉपर उनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो बहुत सारे उनके पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, बहुत सारी आती हैं। जब आप इस फील्ड में जाओगे तो महिलाओं में बहुत सारी होती हैं, उनका पेन जुड़ा होता है, या कोई बचपन में उनका शोषण हुआ, अब्यूज हुआ, उससे रिलेटेड हो सकता है कि अब बाद में उस लाइफ, सेक्सुअल लाइफ का वो एंजॉय नहीं कर पाती हैं, या कोई मर्द को देखते ही या पास आते ही उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है। मेरे पास ऐसा होता है जिनके बाप से जिस लड़की की नहीं बनी कभी, जिसके बाप, मतलब लड़की का और बाप का इतना बड़ा गहरा कनेक्शन है कि जो लड़की अपने बाप को पसंद करती है तो वो उसको लिए मर्द एक अच्छी जात बनेगी, वो हर मर्दों के साथ मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगी। जो लड़की अपने बाप से नहीं, मतलब किसी कारण से नहीं उनकी बनी, तो उसका मर्द जात से भरोसा ही उठ जाएगा, तो उसकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो ना जो पति के साथ ढंग से रह पाएगी, क्योंकि अचेतन मन में तो मर्द के प्रति वो विचार फंसे हुए हैं ना। तो जब बचपन में किसी पारिवारिक मेंबर ने, ये होता है बच्चियों का जो शोषण है, वो पर्दे के पीछे की बातें हैं, ये कि परिवार वाले शोषण करते हैं, होता है, बहुत लड़कियों के साथ होता है, वो कभी बात सामने नहीं आती। मैं तो वीडियोज बना देता हूँ, कई बार लोग कहते हैं ये क्या, आप तो घर की बातें, ये सच्चाई है। मेरे पास तो केस बहुत आते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं लाना चाहते, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ कि लड़कियों को कभी भी अकेली ना छोड़ें, माँ की जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि बहुत से केसों में बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत से केस, सारे तो नहीं होते, मैं हाँ आपको तो पता, आपको तो हाँ, तो बाकी तो पारिवारिक किसी भी बाबे के डेरे या किसी भी मेल के साथ लड़की को अकेला कभी ना भेजें। अलबत्ता वो भाई के साथ भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। बहुत से केस ऐसे आ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा है। आजकल तो सोशल मीडिया ने इतना उसको उगर बना दिया ना इस चीज को, पहले तो जानकारी नहीं थी, तो बच्चियों को तो 18-19 साल में ये पता ही नहीं होता था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ही पता है, तो वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में गलत फंस जाते हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि उनको सही शिक्षा दें, सही गाइडेंस दें, लड़की को बैड टच, गुड टच, ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं। तो इसमें जो इनका बैड एक्सपीरियंस हो गया लड़के का या लड़की का, लड़के के भी अब्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों का ही होता है,
लड़कों का भी बहुत होता है लड़कों का भी, लड़का भी सेफ नहीं है। तो अब उनके कारण फिर लाइफ में उनकी सेक्सुअल समस्याएं पैदा होंगी, बाद में जाकर के ओसीडी भी हो सकती है, बहुत सी समस्याएं पैदा होंगी उनको, साइकोलॉजिकल या शारीरिक भी आएंगी। तो यहाँ तक कि उनको, एक लड़की थी कि उसका कोई जीजा, एक बार कोई सोई हुई थी, उसके जीजे की नीयत खराब हो गई। वो लड़की कुछ ज्यादा ही सुंदर थी, तो उसका जीजा रात को सोए हुए थे, बहन भी इधर सोई हुई थी, वो इधर, तो जीजे ने हाथ इस तरफ बढ़ा रहा है, तो लड़की इतनी ज्यादा सेंसिटिव, वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। वो जैसे जैसे हाथ आ गया, वो एकदम सिकुड़ती जा रही है, एकदम सिकुड़ती जा रही है। 2 घंटे तक ये प्रोसेस चला, वो इतनी सिकुड़ गई कि ये उसका जो हिस्सा यही सिकुड़ गया। इसकी जो है ना, इतना डर होता है ना, डर के कारण तो वो कभी नॉर्मली नहीं हो पाई। उसने बहुत इलाज लिए, वो लाइफ ही उसकी बर्बाद होती रही। उसके अंदर इतनी जबरदस्त ओसीडी पैदा हो गई कि वो रिकवर होना ही उसके लिए फिर मुश्किल हो गया। तो लाइफ के जो घटनाएं है ना, वो हमें बीमार बना देती है। ठीक है, और ये इसमें बहुत योगदान है हिप्नोसिस का। हिप्नोसिस से वो सारा ट्रॉमा या किसी को जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, कुछ भी एंजाइटी, वो तो आप जब इस फील्ड में जाओगे तो कर ही लोगे पता। और इसके बाद हिस्टीरिया कि जो हिस्टीरिया रोग, भूत प्रेत आते हैं, बाबा आते हैं, किसी में दौरे पड़ते हैं या कोई चक्कर खा के गिर जाता है, तो इसमें हिप्नोसिस एक झटके में ही काम करता है। इसका मैं कहता हूं हिप्नोसिस का आविष्कार ही इसके लिए ही हुआ था, ये भूत प्रेत या जो दौरे पड़ते हैं उसके लिए, जिसे आजकल कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। सिगमंड फ्राइड ने भी यही काम किया। वो तो एक बार आप हिप्नोटाइज इजीली हो जाएंगे, जैसे आपको किया इतनी देर लगती है, और उनके अचेतन मन से वो भूत प्रेत या जो भी समस्या वो हटा दो, काउंसलिंग कर दो, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, हमेशा के लिए इजीली। और इसमें हिस्टीरिया में जैसे कोई दौरे पड़ जाते हैं, हिस्टीरिया का दौरा और एक मिर्गी का दौरा, इन दोनों में अंतर है। मिर्गी में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, मिर्गी वालों को हिप्नोटाइज नहीं करना है। मिर्गी का दौरा क्या है कि वो कभी भी पड़ सकता है, वो अकेले में भी पड़ सकता है, लेकिन जो हिस्टीरिया का दौरा है वो सबके सामने पड़ेगा, अकेले में नहीं पड़ेगा। वो अचेतन मन है ना, अचेतन मन देख रहा है तो फायदा, जो नहीं देख रहा, वो कहते हैं ना जंगल में नाचा मोर, किसी ने नहीं देखा क्या फायदा। तो अचेतन मन कहता है यार कोई दौरा भी पड़े और कोई देखे भी ना, तो फिर दौरे का फायदा क्या। तो जैसे शराबी है, शराब भी पी और चढ़ी भी नहीं और लोगों ने देखा ही नहीं, तो फायदा क्या, ऐसे वेस्ट गए ना। तो वो अचेतन मन की करामात होती हैं। और हिस्टीरिया के दौरे में चोट नहीं लगेगी, वो गिरेगा ऐसा तकड़ा, लेकिन चोट नहीं लगेगी। मिर्गी में चोट भी लग सकती है। जो संगल इतनी जोर जोर के मारते हैं, वीडियो में देखते हैं, वो भी कहते हैं हमको चोट नहीं लगती। वो तो ये जो ट्रांस अवस्था में होते हैं, जैसे ट्रांस अवस्था में आप इनको काट भी दें, इनके अंदर से सुई भी निकाल दें, ऑपरेशन भी कर दें, तो दर्द होगा ही नहीं। तो उनको बॉडी तो रिएक्ट करेगी, वो फाले तो हो जाएंगे, लेकिन वो दर्द का एहसास नहीं। तो हिप्नोसिस का सबसे बड़ा प्रयोग आज भी पेन मैनेजमेंट में है, जो इसमें कि दर्द जितने भी प्रकार के हैं, चाहे कोई भी दर्द है, चाहे शारीरिक चाहे रियल कारणों से है, उसमें भी हिप्नोसिस का प्रयोग है। लेकिन आपको पता है कि रियल कारण मौजूद हैं शरीर में, उसको कोविड मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लें। भी आप हिप्नोसिस का कोई भी प्रयोग किसी बीमारी पर करो तो उसकी दवाइयां या मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी वो बाकी ट्रीटमेंट ले रहा है उसको बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी मेरे पास तो एक जादू की छड़ी लग गई है, अब देखो मैं सारे रोग दवाइयां फेंक दो, ये वो, बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अपने सेफ चलना है ना। उसको कहो दवाई भी लेता रहे और ये भी, दोनों के फायदे हो जाएंगे। ठीक है, पेन मैनेजमेंट है ना, जो दर्द, कोई भी दर्द हो किसी भी प्रकार का, कहीं भी, उसमें इसका बहुत योगदान है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट आता है जो मुश्किल है, लेकिन इसका प्रयोग उसमें काफी ज्यादा है। अगर कोई विलिंग हो तो उसमें रिजल्ट आता है। तो पंजाब की सबसे ज्यादा ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो बता देता हूं। तो ड्रग की बात आ गई ना, नशा कोई भी हो वो छुड़ाया जा सकता है हिप्नोसिस के द्वारा, लेकिन इसमें विलिंग जरूरी है ना, उससे बात करो, लंबी काउंसलिंग, 1-2 बार नहीं, कई सेशन उसके चलने पड़ेंगे।
और डिप्रेशन में इसका बहुत योगदान है। जो डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट लेवल का है, इसमें इंसाइट उसकी है, वो सहयोग कर रहा है, वो ठीक होना चाहता है, तो आप उसको प्लेजर कि वो कर रहा है, उसकी वो तस्वीर फिट करनी होती है, वो सब कुछ बेस्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं। हिप्नो डीप ट्रांस में ले जाकर के आपने जो तेजी बोलते हैं ना, इस तरह से एक जबरदस्त आवाज में उसके सामने लेक्चर देना है। वो सारा रिकॉर्ड हो गया उसके अचेतन मन में, उसके बाद अचेतन मन में वो अचेतन मन वही करेगा। क्योंकि डीप ट्रांस में आप जो भी बोलोगे वो उसके लिए ब्रह्म वाक्य है, जो भी आपने कह दिया उसके लिए वो सत्य है। मतलब आपने चाहे गलत कह दिया वो भी वो सत्य हो जाएगा, सही कह दिया वो भी सत्य है। तो आप उस अवस्था में अच्छी अच्छी चीजें फिट कर दोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए वहां पर प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद हैबिट फॉर्मिंग, कि कोई भी आदत, चाहे वो गेम की आदत है, फोन की आदत है, किसी भी प्रकार की कोई बुरी आदत है, कोई भी आदत हो सकती है, उस आदत को छुड़ाने में हिप्नोसिस का बहुत योगदान है। ठीक है। बाकी चाहे ये शुगर हो, कुछ भी हो, जो शारीरिक बीमारियां, उनमें जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। जैसे कोई मतलब खुश रहने लग जाएगा, जैसे आपको किसी को कैंसर हो गया तो उससे दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी तो है ही ना, बीमारी तो है ही है, उसकी वजह से वो परेशान भी तो है, तो उसकी परेशानी हट सकती है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उससे क्या है कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स में बहुत ताकत होती है। हमारे सिस्टम है ना जो अंदर बॉडी का, उसकी जो इम्यून पावर है बहुत तगड़ी है। कोरोना वायरस चाहे कोई भी वायरस, उससे जो एंटीबॉडीज लड़ सकते हैं। ये दवाइयां है ना, एंटीबॉडीज या बाकी जो दवाइयां, ये सहायक होती हैं, बाकी इलाज तो शरीर ही कर सकता है। अगर हमारी एंटीबॉडीज या इम्यून पावर कमजोर है तो दवाइयों के सहारे हम जी नहीं पाएंगे। शरीर की शक्ति हमें जिंदा रख सकती है, तो इम्यून पावर को स्ट्रोंग किया जा सकता है, तो दवाई बाकी बीमारियां, उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाती है हिप्नोसिस के द्वारा। तो बीमारियों पर काबू पाने में कम समय लगता है, हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे आपने देखे होंगे, जो आप बात कर रहे थे, कैंसर है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, तो उसने जिंदगी में खुशी स्वीकार कर ली। अब खुशी से ऐसे हार्मोन बनते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स के कनेक्शन बन जाते हैं, और सेल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो बीमारी को भगा देती है ना। तो अगर आप बेस्ट खुश रहने लगे तो बीमारियां अपने आप धीरे धीरे आपको छोड़ के जाने लगेंगी ना। और जो दुखी हैं, परेशान हैं, हताश है, उस पर सारी बीमारियां उसको घर बनाएंगे, है ना, ऐसा है ना। तो ये हिप्नोसिस से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। ये तो एक आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसको आप किसी भी ढाल चला सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक